गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, नो डाउट क्वेश्चंस भी खूब सारे किए, लेकिन अब यहाँ एक नया सिनेरियो आपको मिलने वाला है। मैं शुरुआत करूंगा एज यूजुअल पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी बॉडी की स्पेशल पोजीशन या ओरिएंटेशन की वजह से उसमें जो एबिलिटी टू डू वर्क होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्प्रिंग का भी लिया था कि भाई स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो ये वर्क कर सकती है। जैसे जब आप फायर करते हो, भाई जब आप ट्रिगर दबाते हो तब क्या होता है, नो डाउट जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले से स्टोर की हुई है उसी को तो हम लोग फायरिंग के समय यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी मास को अपनी ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे ले जाके रख देते हैं तो उस मास के अंदर एक एबिलिटी टू डू वर्क डेवलप हो जाती है, जिसे हम लोग अगेन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जरा हम लोग सोचें कि जब मास को हम नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे थे। इसका मतलब वी हैव डन ए वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो वर्क कहां गया? वही वर्क तो हमारे मास की पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गया। बस डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मान लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसका ब्रीफ आप लोगों को यहां पे मिल गया। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, डेरिवेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे जो एग्जाम में लिखनी है। तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिए हैं आज की क्लास में, वही कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को एक फ्रेम्ड वे में लिखने हैं, फिर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालना है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक पे बेस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा कॉन्सेप्ट आगे वाला। तो रिलेशंस हम लोग देखते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। The gravitational potential energy of a body is the energy associated with it due to its position in gravitational field। यहां से एक बात क्लियर हुई कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हो सकती है। अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होगी। अगर मैं फील्ड से बाहर चला जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वहां पे काम नहीं करेगी। दैट इज हियर ऑफ अनदर बॉडी एंड इज मेजर्ड बाय द। अब यहां से डेफिनेशन शुरू हो जाती है, इज मेजर्ड बाय द। यहां से आगे बढ़ोगे तो ये डेफिनेशन है क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other without acceleration। देखो बच्चों, डेफिनेशन तो आपको यही लिखनी है। अब इसमें हो सकता है आपको एक आध वर्ड परेशान कर रहा हो, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से शो करता हूं। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर तो अभी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि भैया हम नीचे से ऊपर लेके गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बिल्कुल बच्चों, लेकिन हमने एक बात और भी मैथमेटिकली समझनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स क्या होती है? सेंटर ऑफ अर्थ होती है। और हम लोग नीचे से ऊपर लेके गए थे तो एक माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसी माइनस के साइन के लिए हम लोगों ने डिफाइन में एक चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू, यानी हम इनफाइनाइट से बॉडी को लेके आ रहे हैं और हमने क्या कहा था? अब नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। अब नीचे से ऊपर ले जाने में और इनफाइनाइट से वहां तक लाने में अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है क्यों है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्शन के होते हैं, एक माइनस का साइन जरूर होता है, इसलिए हम लोग यहां पे ये चेंज करते हैं। तो आपको डिफाइन यही वाली देनी है। अब मैं इसको एलोबरेट करता हूं डियर स्टूडेंट्स। क्या है समझिए, छोटा सा मान लीजिए ये मेरे पास क्या अर्थ, हाँ भाई छोटी हो गई है अर्थ, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट आफ्टर कोई भी पॉइंट है, चाहे वो यहां पे है या यहां पे है, इसको मैं कहूंगा सिचुएटेड एट इंफिनिटी। बस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो, कहीं भी हो, दैट इज टर्म्ड एज इंफिनिटी। अब वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी कि किसी मास को इंफिनिटी से कहां लेके आते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लेके आते हो, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा या मिलेगा। अब मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा, या तो करना पड़ेगा या तो मिलेगा। वही वर्क डन किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पर बॉडी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फिर डिफाइन करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर की बात है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज नीडेड टू ब्रिंग ए मास, कोई भी मास हो सकता है, एम ले लिया, फ्रॉम इंफिनिटी टू, इंफिनिटी कहां है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है, ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक बात और, विदाउट एक्सेलरेशन, मैं जब मास को बाहर से ला रहा हूं यहां तक, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो क्या होगा, नो डाउट एक एडिशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा। भाई जब एक्सेलरेशन से मैं किसी बॉडी को लेके आ रहा हूं, तो एक मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन डेवलप करने के लिए, वो भी इसी वर्क डन के अंदर काउंट हो जाएगा। तो वो मुझे काउंट नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की वजह से या ये जो बड़ा मेरा मास है इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को ही काउंट करना है। तो मैं फिर डिफाइन करता हूं, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज नीडेड टू ब्रिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। बच्चों ये बात यहां पे हमने लिखी हुई है डेफिनेशन में। अब ये एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इस वर्क डन को मैथमेटिकली आपको निकाल के दे दूंगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी या फॉर्मूला भी आपको आ जाएगा। ऑब्वियस है बच्चों, ये पॉइंट मेरा यहां है या यहां है या यहां है या यहां है। जब अलग अलग जगह पर मेरा पॉइंट है, तो इन अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल ठीक। अब अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूं। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं विद द फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यही चीज हमने यहां पर डिस्क्राइब कर रखी है। व्हेन अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज चेंज, वर्क डन आइदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और अगेंस्ट दिस फोर्स। ये बात अभी समझाएंगे, या तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा या मिलेगा। मैंने अभी ये सस्पेंस रखा हुआ है, कब मिलेगा कब करना पड़ेगा, तो वो चीज हमने यहां दोनों मेंशन कर रखी है। इन आइदर केस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडीज बी चेंज, यानी अलग-अलग पॉइंट्स पे अलग-अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूं, बाकी ये डायग्राम हम लोग एक बार और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा मान लीजिए ए तक है, ए के बाद कोई भी पॉइंट होगा तो वो इंफिनिटी होगा। अब मैं क्या करता हूं, ए से लेकर के इस बॉडी को नीचे लेकर के आता हूं। मान लीजिए मेरा रेडियस ऑफ अर्थ तो यहां सरफेस पे खत्म हो जा रहा है, और जिस पॉइंट पर मैं लेके आता हूं उसके लिए मैंने आर कंसीडर कर रखा है, और जहां से लेकर के आता हूं मान लीजिए उसको मैंने एक्स कंसीडर कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं एक डायग्राम और भी बनाना चाहूंगा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बढ़िया आपको फील होगा, और यहां से हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये डायग्राम गलत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल ठीक है। फिर मैं डिफाइन करूंगा, आप ए से बी पे लेके आए, या ए से पी पे लेके आए, या आप इनफाइनाइट से पी पे लेके आए, इन तीनों केसेस के लिए अलग-अलग वर्क डन निकालेंगे तो अलग-अलग पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब जो है क्या करता हूं, एक दूसरा डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। डायग्राम वो भी ठीक है, लेकिन बोर्ड पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं एक छोटा डायग्राम यहां पे बनाना चाहूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, अगेन वही कॉन्सेप्ट, दैट इज अर्थ। ये यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पॉइंट मेरा इंफिनिटी है,
मैं इंफिनिटी से सरफेस तक लेके आता हूं, कोई वर्क डन काम नहीं करेगा, कोई वर्क डन मुझे करना नहीं पड़ेगा, ना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स मेरा जीरो है। अब जैसे ही मैं यहां बाउंड्री से अंदर इस पॉइंट तक लेकर के आता हूं किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा, मैं वर्क डन निकालना चाहूंगा। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मेरे लाने की डायरेक्शन क्या है? वो भी इधर ही है। लाने की जो डायरेक्शन है उसको मैं छोटे एलिमेंट dx से क्या कर देता हूं? डिनोट कर देता हूं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? वर्क डन कैसे निकालूंगा? वर्क डन निकालूंगा f इंटू dx से डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सा, f ये रहा, dx ये रहा, दोनों की सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो मुझे यहां पे, वैसे आपको याद होगा ये क्या था, dw इक्वल टू एफ dx cos थीटा होता था। अब थीटा यहां पे चूंकि जीरो है, बिकॉज ऑफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है, जो मेरा फोर्स है वो भी मेरा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है, इसलिए थीटा मेरा क्या हो जाएगा? यहां पे जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो मैं इस वाले टर्म को यहां पे लिखता ही नहीं, या मैं इसकी जगह 1 लिख देता हूं, तो दैट इज dw इक्वल टू एफ dx। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू मैंने जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगा दी gmm ओवर एक्स स्क्वायर। अब नो डाउट यहां मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा, माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में डायरेक्शन का फंडा यहां पे आपको क्लियर कर दिया है। तो ये हो गया मेरे पास gmm ओवर एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन की बात हुई तो दैट इज एफ dx, gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरा स्मॉल वर्क डन है। स्मॉल वर्क डन है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने में। लेकिन अगर मैं एक डेफिनेट क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना होगा? टोटल वर्क डन के लिए इसको इंडिकेट करना होगा, इंडिकेट करना होगा। इनिशियल वर्क डन इनफाइनाइट पे जीरो, वहां तक लाते लाते, मान लीजिए मैं इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, तो इस पॉइंट तक लाते लाते वर्क डन w। जहां तक dx की लिमिट्स का प्रश्न है, कहां से लेके आ रहा हूं बच्चों? मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं। कहां तक लेके आ रहा हूं? सपोज मैं लेकर के आ रहा हूं अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस तक या r डिस्प्लेसमेंट तक, तो दैट इज r। तो आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। इनिशियल वर्क डन जीरो था, फाइनल w था, लिमिट्स दे दी। इनिशियल इनफाइनाइट से लेके आ रहा था, कहां तक लेके आ रहा था? r तक लेके आ रहा था। r कहां से मेजर करनी है? अर्थ के सेंटर से मेजर करनी है। f dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू डाली, डिस्प्लेसमेंट डाला। अब ये अगर आपको याद हो तो बिल्कुल बिगिनिंग की क्लासेस में हमने करके दिखाया था। देखिए x के रेस्पेक्ट में dx स्क्वायर ही मेरा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो आई मे राइट हियर gmm इंटीग्रेशन, यहां पे डाल दूंगा मैं क्या? देखिए जरा, दैट इज x टू पावर -2 इंटू dx, और लिमिट्स इंफिनिटी से लेकर के r तक। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा क्लियर सा है डियर स्टूडेंट्स। ये कैपिटल gmm तो बाहर आ गया, यहां मैं बात करता हूं तो वही एक जनरल फॉर्मूला लगाते हुए x टू पावर -1 ओवर -1। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया? फॉर्मूला लगाया dx x टू पावर n इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x टू पावर n+1 ओवर n+1। यहां पे n की वैल्यू कितनी थी बच्चों? यहां पे n की वैल्यू थी -2। तो जैसे ही आप n की वैल्यू -2 डालेंगे इसमें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये माइनस का साइन भी बाहर ले लो, तो आपके पास में बचेगा अंदर क्या? अंदर बचेगा 1/x। x टू पावर -1 कितना होता है? 1/x। तो आई होप सो ये वर्क डन आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में जब मैं इनफाइनाइट से यहां तक लेके आऊंगा तो वर्क डन मुझे करना नहीं पड़ेगा, मुझे मिलेगा। ध्यान रखिए, किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप लोग तो चक्कर में फंस गए, ये क्या हुआ जी? हम तो अभी तक फॉर्मूले पे पढ़ रहे थे, हम तो अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बहुत सारी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी, आप तो कह रहे हो 0 होती है। हाँ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, यानी 0 से कम ही कम होगी हमेशा। लेकिन बच्चों नॉर्मली क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। समझ रहे हैं? अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दूसरी बॉडी की मैक्सिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। और वो कहां हो सकती है?
बाउंड्री या बाउंड्री के बाहर। ये बाउंड्री किसकी है? ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट है ना? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अगर मैं विद साइन इंडिकेट करता हूं तो ऑलवेज मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को विद नेगेटिव साइन इंडिकेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है, और जितनी भी एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है उन सबके आगे माइनस का साइन लगाना ही होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, जो मैं कह रहा था कि वर्क डन करना पड़ेगा या मिलेगा। तो देखिए इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों ने आगे डिसाइड कर रखा है। ये मैंने पहले फोर्स लिखा, फिर वर्क डन की बात की। वर्क डन में फिर हम लोगों ने लिमिट डाली, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे हैं, x इक्वल्स टू r तक लेके आ रहे हैं। डायग्राम आप कोई सा भी कंसीडर कर लें, जो हमने यहाँ नोट्स पे रखा है वो भी ठीक है, जो छोटा डायग्राम आपको बनाया था वो भी ठीक है। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट किया, इंडिकेट करके लिमिट्स डाली तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस gmm ओवर r। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी है तो एक माइनस का साइन मेरे को जरूर लगाना होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट? रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें हम लोग तो देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इसको भी मैं एक अलग डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए क्या है इसमें, बेसिकली वो इनफाइनाइट से लेके नहीं आ रहा जी, उसने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही दो अलग अलग पॉइंट्स ले रखे हैं। ये देखिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, और यहां पे है क्या? अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से एक तो ये पॉइंट है जो r1 है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रहे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और सपोज ये दूसरा पॉइंट है दैट इज r2 है। डियर स्टूडेंट्स मैं सेंटर से यहां बात करूं, यानी इस डायरेक्शन में r की बात करूं, r1 की बात करूं, इस डायरेक्शन में बात करूं, डजंट मैटर, दोनों ही मेरे डिस्प्लेसमेंट है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि किस साइड में है, यानी जो मेरा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है इन दोनों के बीच मेरे को डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले मैं बॉडी को यहां से ला रहा था, अब मैं बॉडी को यहां से ला रहा हूं, तो मेरी लिमिट हो जाएंगी r1 से r2। जब मैं लिमिट इसी इंटीग्रेशन में डालूंगा तो देखिए माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, इसमें जैसे ही मैं x की जगह पे लिमिट्स डालूंगा तो ये आ जाएगा कैपिटल GMM 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मुझे यूज करना होता है जब भी दो अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिफरेंस निकालना होता है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। मैं इसको एलोबरेट करके ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल GMM ओवर r1 माइनस कैपिटल GMM ओवर r2। अगर आप जनरल फार्मूले से इसको कंसीडर करें तो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अनदर पॉइंट। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर एक ये सर्कल बना लूं, एक सर्कल ये r1 रेडियस को लेकर के ये बना लूं, अब जरा देखिए अगर मैं r1 रेडियस वाले सर्कल के ऊपर बॉडी को यहां से यहां लाता हूं, यहां लाता हूं, यहां लाता हूं, या यहां लाता हूं, या यहां लाता हूं, वर्क डन 0, बिकॉज ऑफ r1 मेरा चेंज ही नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर मैं r2 रेडियस का जो सर्कल है उसमें बॉडी को यहां से यहां लाता हूं, यहां लाता हूं, या यहां लाता हूं, या यहां लाता हूं, या यहां लाता हूं, वर्क डन 0, बिकॉज ऑफ फॉर्मूले में देखेंगे तो r2 तो चेंज ही नहीं हो रहा, r2 तो उतना ही बना हुआ है। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स इन सर्कल्स को, या मैं कहूंगा स्फेरिकल, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर होनी चाहिए, तो स्फेरिकल सरफेस जो बनेगा जहां पे r1 या r2 की वैल्यू सेम है, दे आर टर्म्ड एज व्हाट? कॉमन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, यानी वहां पे हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होगी? सेम होगी। अब डियर स्टूडेंट हमारा बेहद सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी इसका मतलब मेरे को यहां से इसी सर्कल पे यहां लाने में या इसी सर्कल पे यहां लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको कह सकता हूं कि अगर मेरे पास इक्वी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है
तो वहां बॉडी को मूव करने में कोई भी वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। शायद यही एक रीजन है जो आप 9th में आंसर देते चले जा रहे थे कि एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म पर एक कुली 50 किलोग्राम का सूटकेस रख करके 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बताइए वर्क डन कितना होगा? आप आंसर कहते थे सीधे सीधे 0। बच्चों लेवल्ड में इसका आंसर छुपा हुआ है। लेवल्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि वो इक्वल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है। उस पूरे प्लेटफॉर्म की जो अर्थ के सेंटर से डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है? सेम है, इसीलिए तो वो लेवल है। लेवल का मतलब क्या है? जहां पे अर्थ के सेंटर से हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम हो, दैट इज लेवल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आई वांट टू elaborate next topic, that is gravitational potential. Dear friends, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, इन दोनों में सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में तो आप किसी भी मास को इनफाइनाइट से लेके आए थे, बिना एक्सीलरेशन के लाए थे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें आप सिर्फ इतना चेंज करेंगे कि किसी भी मास की जगह पे एक यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम के मास को लेके आएंगे, अगर आप एसआईयू सिस्टम में काम कर रहे हैं तो। बाकी विदाउट एक्सीलरेशन और जितनी भी चीजें थी सारी सेम होंगी। मैं इसको पहले डिफाइन करता हूं, फिर यहां से पढ़ता हूं, इसको एलोबरेट करता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज नीडेड टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। फिर एक डायग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए अर्थ, ये अर्थ का क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बाहर कोई पॉइंट इंफिनिटी पे। अगर मैं यहां मास इक्वल्स टू 1 kg यानी यूनिट मास को बिना एक्सीलरेशन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर P पॉइंट तक लेकर के आता हूं, तो जो भी वर्क डन का कॉन्सेप्ट होगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P inside gravitational field is the amount of work done which is needed to bring a unit mass from infinity to that point without acceleration. तो बच्चों ये चारों पांचों चीजें आ जानी चाहिए आपकी डिफाइन में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका आ जाएगा, डेरिवेशन बहुत आसान सा है, अभी करके दिखाएंगे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, ये मैंने अर्थ यहां पे लिया है, उसने ए बॉडी कह दिया, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। मैंने यहां पे क्या लिया था? यूनिट मास, दैट इज रिटन हियर। फ्रॉम इंफिनिटी टू, इंफिनिटी से कहां तक? दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक, विदाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होना है? 0। तो एक्जैक्टली डियर स्टूडेंट, जो चीज मैंने यहां एक्सप्लेन किया वही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है? यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर। समझना आपको यहां से है। ग्रास्प कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में सिर्फ अंतर इतना है कि जो बाहर से हम मास लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल में वो 1 किलोग्राम का होगा और पोटेंशियल एनर्जी में वो कोई भी मास हो सकता है। 1 किलोग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is a special case of gravitational potential energy whenever mass is unity. तो dear students, again potential equals to work done upon mass, सीधे सीधे हमें m को यूनिटी करना है, तो ये वर्क डन हम निकाल चुके हैं, m से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें आ जाएगा क्या? वर्क डन होता है gmm/r, हम ऊपर निकाल चुके हैं, और पोटेंशियल होता है w/m, तो दैट इज gm/r। माइनस का साइन चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं अर्थ के सरफेस की बात करता हूं, तो स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, इसलिए मेरे पास कांसेप्ट आ जाएगा v एट सरफेस इक्वल्स टू -gm/r। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वो कहता है क्या? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, जब भी रिलेशन निकालना हो
एक जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, उसने पहले यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा है, तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल के फॉर्मूले से। तो देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला है U इक्वल्स टू माइनस GMM/R और ये है V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या है U है और ये है V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज माइनस GM/R। दोनों को डिवाइड कर दो, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, क्या बचा बच्चों U/V, माइनस का साइन भी खत्म कर दो दैट इज इक्वल्स टू M। तो बच्चों ये रिलेशन है मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। आई होप सो जो यहां लिखा हुआ है वही मैंने भी दोबारा से लिख के दिखाया आपको, कुछ नया काम नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एज यूजुअल हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने आज पढ़ा है वो हमें कितना क्लियर हो गया, कितना हमें आ गया। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल करने का तरीका वही पुराना है हमारा। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, थिंक प्रोसेस लगाएंगे, क्या डायग्राम बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और जो भी पैरामीटर्स हैं उनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे कि इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, फ्रेगमेंट्स में तोड़ते जाइए, डायग्राम अपने दिमाग में या अपनी कॉपी के ऊपर बनाते जाइए, हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 9, टू masses 800 kg and 600 kg are at a distance 0.25 मीटर apart। चलो भैया दो मास ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इसे 800 किलोग्राम कह दो, इसे 600 किलोग्राम कह दो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 0.25 मीटर है बच्चों, ठीक है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.20 मीटर फ्रॉम 800 किलोग्राम। उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, कहां चाहिए, यहां पे चाहिए। कितनी है ये डिस्टेंस 0.20 मीटर है, कहां से 800 से, तो मैंने पहले ये बना दी, ठीक है बच्चों। एट ए पॉइंट डिस्टेंस इज 1 फ्रॉम द 800 मास एंड 0.15 फ्रॉम द 600। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो 600 वाला मास है यहां से कितना दूर 0.15 पर। क्या निकालना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ा काम तो है नहीं। चलिए देखो बच्चों, फॉर्मूला मेरे पास इंटेंसिटी का I इक्वल्स टू E इक्वल्स टू क्या है, सिंपल सा माइनस जी एम, चलो कैपिटल एम लेता हूं, अपॉन में आर इसका, यही तो है। ये माइनस का साइन तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास होगी। जब आप इसकी वजह से कंप्यूट कर रहे हैं तो इधर होगी, और जब इसकी वजह से कंप्यूट कर रहे हैं तो इधर होगी। बस निकाल के दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां एक बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्या हो जाती है, देखिए मैं अगर इसको दो केस बना के करता हूं, पहला केस और दूसरा केस, तब तो ये डायग्राम बनता है। लेकिन क्वेश्चन को धीमे से पढ़ो जरा, कभी ये पूरा एक ही केस तो नहीं है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो केस अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही केस है। तो जब एक ही केस है तो डायग्राम में क्या चेंज होगा, देखिए थिंक प्रोसेस में ये हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। चलिए साहब, अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। एक मास ये 800 किलोग्राम, दूसरा मास ये दैट इज 600 किलोग्राम, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 0.25 मीटर। अब एक पॉइंट ऐसा लेना है जो 0.20 और 0.15 है। 0.20 है यहां से और 0.15, तो देखो इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता कि 0.20 को 0.15 से ऐड करूंगा तो ये 0.25 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ये यहां पे कहीं पॉइंट है, यानी आउटसाइड है। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखी है इसने 0.20, और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखी है 0.15। तो जरा सोचो कि पहला जो थिंक प्रोसेस था और जो दूसरा थिंक प्रोसेस है, इसमें गलत कोई भी नहीं है, दोनों अपने आप में मजेदार है। बस मेरे को क्वेश्चन को पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि कहीं कॉमा दे रखा है या नहीं दे रखा, कहीं फुल स्टॉप है या नहीं है, या पूरा फ्रेज एक ही है।
तो बच्चों ये पूरा फ्रेज एक ही है, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं है, कॉमा होता तो देता ना वो। अब मैं क्वेश्चन को बताता हूं आपको, देखिए इसमें कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, पूरा एक ही केस है, एक ही केस है, तो नीचे वाला डायग्राम मेरा वैलिड होगा, ठीक है। अगर यहां वो कह देता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द 800 किलोग्राम, यहां पे एक कॉमा दे देता, मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर वो यहां पे एक कॉमा दे देता तो ये दो केस बन जाते, पहला केस ये बन जाता और कॉमा के बाद वाला दूसरा केस ये बन जाता। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? दो अलग अलग आंसर आपको देने होते, गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब उसने कॉमा तो दिया नहीं, जब कॉमा दिया नहीं इसका मतलब ये पूरा एक ही केस है। तो बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कोई भी ऐसा टॉपिक उसके अंदर नहीं होता जो मैंने नहीं कराया होता, चाहे आप एडवांस एग्जाम दो या जेई दो या नीट दो, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो मैंने करा रखे हैं, बस अटेंटिवनेस का फर्क होता है। क्या एक बच्चा देख लेता है यहां पे कॉमा दे रखा है या नहीं दे रखा, एक नहीं देखता, और जो ऑप्शन मिलते हैं चार वो उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, बच्चा खुश हो जाता है, कॉमा वाला भी खुश क्योंकि उसका भी ऑप्शन है, और जिसने कॉमा नहीं देखा वो भी खुश क्योंकि उसका भी ऑप्शन है। लेकिन बच्चों एग्जामर को तो पता है कि उसने कॉमा दिया था नहीं दिया था, आंसर कौन सा करेक्ट था। तो एग्जैक्टली इफ यू आर ए कीन ऑब्जर्वर 100% यू मे गॉट सेलेक्टेड। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों सेकंड वाली फिगर को कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद में मैं समझता हूं कुछ इसमें बचता नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर्स को सम करना है। ये डायग्राम जरा ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर छुपी हुई है वो मैं समझाना चाहूंगा। मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो टुवर्ड्स द हैवी मास होगी तो ये वाला डायरेक्शन आ गया, टुवर्ड्स द हैवी मास होगी तो ये वाला डायरेक्शन आ गया। अब अगर आप इन तीनों फिगर्स को देखेंगे 20, 15 और 25 डेसिमल जोड़ो तो ये पाइथागोरियन ट्रिक बन गया, और जब पाइथागोरियन ट्रिक बन गया तो इन दोनों के बीच का एंगल वो आपको देगा नहीं, आपको अपनी समझ से निकालना होगा, दैट इज 90 डिग्री। अब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक है EA और एक है ER या EB, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा तो आप दोनों वेक्टर क्वांटिटी निकालिए, बीच में 90 डिग्री का एंगल लगाते हुए जो आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है उसको यूज करते हुए आप ये रिजल्टेंट निकालेंगे। और ध्यान रहे ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी, आपकी मर्जी, आप डायरेक्शन EA से दो या EB से दो, वैसे नॉर्मली आपको EA से देनी चाहिए बिकॉज ऑफ उसने EA का केस पहले दे रखा है, लेकिन अगर आप EB से भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि यू आर कंप्यूटिंग योर डायरेक्शन फ्रॉम EB और EA। चलिए स्टूडेंट्स तो अब तो बताइए कुछ फॉर्मूला तो क्लियर है, EA वही फॉर्मूला GM/r², वैल्यू प्लेस करी, ये आ गया मेरे पास, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम PA। इसी तरह से जो EB है सेम फॉर्मूला यूज करते हुए मैं EB की वैल्यू निकालूंगा। देखिए ये EB की वैल्यू निकाली, दैट इज 80,000/3 into G। अब इसमें मैंने सिंपल सा क्या लगा दिया बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लिमिट होकर के पाइथागोरस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। यहां पे लिख भी रखा है क्योंकि एंगल ये 90 डिग्री है, पहले ही मेरे को पता लग गया कि पाइथागोरस ट्रिक बन गया है, वहां पे कहीं ना कहीं मेरी सूझबूझ से ही काम करना होगा मुझे। ये वैल्यूज डाली, आंसर निकल के आ गया। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा जब आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछी गई है तो डायरेक्शन देना है, जरूर देना है। डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन देने के लिए फॉर्मूला वही याद रखेंगे, tan of alpha equals to what, second component sin component of second vector over first vector plus cos component of second vector। याद आ गया? तो मैंने यहां फर्स्ट वेक्टर A माना है, यानी मैं जो EA है वहां से डायरेक्शन देना चाह रहा हूं,
ये भी 90 है, ये भी 90 है, अल्टीमेटली आपके पास में हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी था आपका ईबी, ए था आपका ईए। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स डालने हैं, एंगल अल्फा बताना है और लिखना है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ईए टूवर्ड्स ईबी। जैसा मैंने डायग्राम पे दिखाया था, दोनों के बीच में डायरेक्शन आएगी, तो आपको डायरेक्शन भी देना है। चलिए, तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अलग से नहीं कहेगा आपसे, आप जाते हो समोसा खरीदने तो उससे कहता थोड़ी है लाल चटनी हरी चटनी दोनों दे दे, वो दोनों अपने आप से देता है। तो इसी तरह से जब भी आप जो है कोई भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट करोगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का आंसर दोगे, तो आपको दोनों ही क्वांटिटीज के बारे में बताना होगा, दोनों ही चीजें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यूनिट आपको देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 10 करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे है, ठीक है। यहां एक ही कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, कैलकुलेशंस आप लोग अपने आप से करेंगे, आई होप सो निकल के आ जाएगा। पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक है, माइनस प्लस का साइन तो आपको देना होता है। अट्रैक्शन की वजह से तो सारा एज ए होल माइनस का साइन आप देंगे, रिपल्सन की वजह से है तो एज ए होल प्लस का साइन आप देंगे। अब चूंकि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसमें सोचना समझना ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आता है, तो माइनस का साइन सबसे लास्ट में जाके दे दो और एक नोट भी लिख दो, एक लाइन भी लिख दो कि दैट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, हेंस व्हाई वी आर पुटिंग ए नेगेटिव साइन। चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा मासेस हैं। ये कहता है 4 पार्टिकल्स, अच्छी बात, ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। दो बातें पूछता है, एक तो एज ए होल इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, दूसरा ओ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल पूछता है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा काम है, देखिए समझिए। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के पेयर की बात करता हूं। पहले ए को ले लो और ए के साथ पॉसिबल पेयर बनाओ। ए के साथ में बनेगा ए बी, ए सी और चलो ए डी लिख देता हूं मैं इसको, एंड ए सी, ए बी ए डी ए सी, इसको डी कर दिया, ठीक है, 3 पेयर बने। अब बी को लो, बी के साथ में बी ए, बी सी और बी डी। अब सी को लो, सी ए, सी बी, सी डी। अब आप डी को लो, डी ए, डी बी और डी सी। अब देखो बच्चों, आपको ये पेयर बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भैया क्यों जरूरत नहीं थी? आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस का जी एम एम ओवर आर, याद आ गया? यहां पे 2 मास थे या नहीं थे? तो भैया एक मास अगर ए वाला है तो दूसरा बी वाला, सी वाला, डी वाला कोई भी हो सकता है। इसी तरह से एक मास बी वाला है तो ए वाला, बी वाला, सी वाला कोई भी हो सकता है। तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप क्या देख रहे होंगे, यहां पे कुछ कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उनको मैं हटा देता हूं। ए बी, बी ए से रिपीट हो रहा है, ए डी, डी ए से रिपीट हो रहा है, ए सी, सी ए से रिपीट हो रहा है, बी सी बी से रिपीट हो रहा है और बी डी बी से रिपीट हो रहा है। डन। कितने पेयर बचे? 1, देखो देखो देखो, हाँ एक और बचा, क्या? सी डी सी से रिपीट हो रहा है। तो देखो और तो नहीं कोई बचा, देख लो भाई। वैसे तो बचना नहीं चाहिए, 6 पेयर आने चाहिए, 3 और 2 5 और 6, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पेयर है जो रिपीटेड नहीं है। आपको ये 6 पेयर लेने हैं और इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और 6 को आपस में ऐड करना है। फाइनली एक माइनस का साइन कॉमन आपको देना है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो पहला आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो जब ए और बी की बात है तो 1 मीटर आपको दे रखा है, बी और सी की बात है 1 मीटर दे रखा है, आपको डी और सी दे रखा है 1 मीटर, ये रहा, आपको डी और ए है 1 मीटर है। लेकिन जब आप ए और सी की बात करोगे तो आपको ये डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल कितना होगा? स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब आप ए और सी की बात करोगे या डी और बी की बात करोगे तो आपको आर की वैल्यू ये प्लेस करनी है।
और जब आप ए बी या बी सी या सी ए सी डी या डी ए इनकी बात करोगे तो आर की वैल्यू आपने 1 लेनी है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम की निकाल सकते हो इन सबको ऐड करके। माइनस का साइन आपको फाइनली देना ही देना है। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल निकालना भी आसान काम है, कोई मुश्किल काम है नहीं। देखिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा हमारा पोटेंशियल। डोंट बी पैनिक। पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हमारे 4 मास हैं, चारों मास की वजह से सेंटर पे हमारा पोटेंशियल होगा। देखो भैया, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया। चारों मास आइडेंटिकल है, चारों डिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, कोई एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, माइनस कैपिटल GM ओवर R, वेयर R ये होगा हाफ ऑफ डायगोनल। लगा लेते हैं। अब 4 मास हैं तो इसको 4 से कर दो क्या, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 4GM ओवर R की जगह पे क्या डालोगे भैया, ये पूरा डायगोनल आया था आपका स्क्वायर रूट 2, आधा डायगोनल आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो ये आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, चारों नेगेटिव में आएंगे, चारों को एक साथ जोड़ो, माइनस का साइन दे दो, कहानी खत्म। तो बच्चों, ये बात तो थी क्वेश्चन को कैसे हमें सोचना है, कैसे करना है। अब एग्जाम में लिखना कैसे है, ये बात भी तो जरा सोचें, क्योंकि जब तक एग्जाम में लिखेंगे नहीं मार्क्स आएंगे नहीं, मार्क्स आएंगे नहीं तो मम्मी पापा कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ता। देखा डियर स्टूडेंट्स, ये पहले हम लोगों ने सारी डिस्टेंसेस यहां पे बता रखी है, फिर ये डायगोनल निकाल रखा है, ये 2L नहीं है 1 है। फिर हम लोगों ने आगे इसको सॉल्व किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, स्केलर क्वांटिटी है, जितने भी कॉम्बिनेशन है सबको ऐड कर दिया। तो 2 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे डायगोनल वाले और 4 मिलेंगे आपको साइड्स वाले, सबको लेके एक जगह पे ऐड किया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल A B C D चारों की तरफ से सेम होगा, बिकॉज जब सेम डिस्टेंस है, सेम मास है, अल्टीमेटली दैट इज 4VA। आपने वैल्यू डाली, आंसर आपके पास में ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो इट्स एनफ फॉर दिस क्लास। वी मेक एफर्ट टू कंप्लीट ऑल दीज 2 टॉपिक्स। और 2 टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। पोटेंशियल यूनिट मास के लिए होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी आर्बिट्रेरी मास के लिए होती है। इट मे बी लेस देन 1, मोर देन 1। अगर 1 भी है तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन उसी पोटेंशियल एनर्जी को एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आई होप सो आप एंजॉय करेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे, टेस्ट टाइम टू टाइम आप देते रहेंगे।